रीजनिंग एक ऐसी विषय है जो भारत के 70% से भी ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना हिस्सा रखती है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि ये कितनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना हिस्सा रखती है, बात यह है कि उन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले 70% से भी ज़्यादा विद्यार्थी रीजनिंग नामक इस विषय से डरते हैं। वो जब एग्जाम देके बाहर आते हैं तब एक ही बात बोलते हैं कि काश हमारी रीजनिंग मजबूत होती तो हम इस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते। तो फिर वो बचे हुए 30% विद्यार्थी ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा नियम फॉलो करते हैं कि उन्हें रीजनिंग से डर नहीं लगता, उन्हें रीजनिंग पढ़ने में आनंद आता है, उनकी रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है और फिर वो किसी भी रीजनिंग से जुड़े हुए एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेते हैं। वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अपने साथ पेन कॉपी जरूर रखिएगा और कॉपी के अंदर जो भी बातें बताई जाएं उनको नोट्स बनाते हुए जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप उन नोट्स को फॉलो करेंगे जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे तो विश्वास मानिए कि आपकी जो रीजनिंग की तैयारी है उसमें आप चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एमबी ज्ञान को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार, मैं हूं रघुवीर सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एमबी ज्ञान पे। दोस्तों, अब बात आ जाती है कि हम शुरुआत कहां से करें। हम शुरुआत करते हैं वहां से जहां आप फॉर्म भरने जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा का। भले कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, हम यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं कि आप बीएसटीसी का फॉर्म भरने गए और आपको पहली बार पता लगा कि इसके अंदर रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। मतलब आप रीजनिंग में कोरे कागज की भांति हैं, आपको रीजनिंग में भी कोई ज्ञान नहीं है और अभी हमें रीजनिंग को आपके लिए शून्य से पढ़ना है। तो अब हमें क्या करना है, तो उसके लिए मैंने 5 रूल बनाए हैं जिनको आपको क्रम वाइज देखना है और उनको नोट्स बनाना है और फिर उनको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं पहले रूल की तरफ। दोस्तों, पहले नंबर का नियम है कि फॉलो करें बेसिक रूल। अब बेसिक रूल यानी कि सामान्य नियम के अंदर मैंने 2 नियम शामिल किए हैं जिनको हमें अनिवार्य फॉलो करना है। भले ही आपको रीजनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर रीजनिंग में आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, फिर भी ये नियम तो फॉलो करने ही करने हैं। पहला नियम है कि सिलेबस निकालना है और दूसरा नियम है बुक सिलेक्ट करनी है। अब सिलेबस हम क्यों निकालते हैं? सिलेबस निकालने से हमें पता लगता है कि उस प्रतियोगिता परीक्षा का कठिनाई स्तर क्या है। मतलब हमें ये पता लगता है कि उस प्रतियोगिता परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या वो 8वीं के लेवल के होंगे, 10वीं के लेवल के होंगे, 12वीं के लेवल के होंगे या फिर कॉलेज लेवल के होंगे, वो हमें सिलेबस बताता है। सिलेबस हमें बताता है कि कौन से टॉपिक को इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया उस विषय में और कौन से टॉपिक को इस प्रतियोगिता परीक्षा में उस विशेष विषय के अंदर ज्यादा अंक भार दिया गया है, वो हमें सिलेबस बताएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिलेबस क्या है, एक दर्पण की भांति है प्रतियोगिता परीक्षा का। जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं और तैयार होते हैं तब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो तो उसका सिलेबस देखना जरूरी होता है। तो जब आप फॉर्म भरने जाएं प्रतियोगिता परीक्षा की, तब उस ई मित्र वाले को बोलें कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और कहीं से नहीं, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि बाकी जगह आपको फर्जी सिलेबस मिलेगा, सिलेबस डाउनलोड कर दें। अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो आप गाइड का सहारा लें, जो आप उस प्रतियोगिता विशेष की गाइड लाएंगे, जैसे बीएसटीसी की गाइड आती है उसी प्रकार से अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं गाइड लाइए, और गाइड भी लेटेस्ट लाइए। जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 की गाइड लाइए, और जब आप उस गाइड लाओगे तो उस गाइड के स्टार्ट में आपको लेटेस्ट वाला सिलेबस मिल जाएगा। हमेशा एक अच्छी वाली गाइड शुरुआती पेजों पे सिलेबस देती है। ठीक है, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो अलग से लाने ही है। ठीक है, तो उस गाइड को आपने ला लिया तो इसका मतलब क्या हमें बुक लाने की जरूरत नहीं है? तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। गाइड बुक वाली श्रेणी में आती ही नहीं है। गाइड का काम बस इतना है कि आपको उस प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर गाइड करे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक को कम ध्यान देना है, वो आपको वो बस गाइड बताएगी। ठीक है, बाकी आपको विषयवार तैयारी के लिए उस विषय की अलग से बुक लानी ही होगी। जैसे कि अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो गाइड से आप तैयारी नहीं कर सकते, आपको अलग से बुक लानी होगी। और मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आप अरिहंत की पुस्तक लाइए। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं पे भी मैं पुस्तक का लिंक नहीं दूंगा, इसलिए ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे इसका प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है,
आप जाइए बुक स्टोर पे और वहां से खुद खरीदिए। अरिहंत की पुस्तक मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि 75-70% जो रीजनिंग जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आती है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में रीजनिंग के लिए अरिहंत अपनी पुस्तक निकालती है। और उनको अब अनुभव हो गया है कि किस एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न आते हैं। और अगर आप अरिहंत की सभी परीक्षाओं की एक कॉमन बुक लाते हो तो आपको उसमें सभी प्रकार के सवाल मिल जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बोलूंगा कि किसी विशेष प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्पेसिफिक जो बुक आती है ना अरिहंत की, वो मत लाना। क्यों? क्योंकि उसमें कठिनाई स्तर उस लेवल का होता है। मान लो कि आपने किसी प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरा जिसका कठिनाई स्तर 8 लेवल का है, तो वो पुस्तक भी 8 लेवल की होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर जो है वो 10th लेवल का आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपकी तैयारी की हुई तो धूमिल हो गई ना। तो आपको कॉमन वाली बुक लानी है जहाँ पे 12th लेवल के सवाल भी उसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अरिहंत की ही लानी है। अरिहंत की 2 बुक लानी है, एक तो जिसमें थ्योरी लिखी होती है और आपको पूरा समझा रखा है कि सवाल कैसे करना है, क्या होता है वो, और दूसरा दोस्तों टेस्ट सीरीज जिसमें मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पुस्तक लानी है, दोनों ही अरिहंत की लानी है, नजदीकी बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बुक वाली बात कि सिलेबस लाना है आपको एक तो, और एक बुक लानी है और एक गाइड लानी है। अगर ये 3 चीजें आपके पास हो गई है तब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर का जो नियम है वो ये है कि हमें मन में 3 बातें फिट कर लेनी है, यानी कि अपने दिलो दिमाग के अंदर ये 3 बातें हमें फिट कर लेनी है। पहली बात कौन सी है कि एग्जाम के लिए हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ाने के लिए पढ़ना है। मतलब आप भले कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको ये सोच के उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है कि मुझे इस प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर सवाल हल करने हैं। आपको ये सोच के पढ़ना है कि जो मैं आज टॉपिक पढ़ रहा हूं उसे कल मुझे विद्यालय में जाके बच्चों को पढ़ाना है। और बच्चे जो हैं वो तो अटपटे सवाल भी पूछते हैं, तो क्या मैं इस टॉपिक से पूछे गए अटपटे सवालों का उत्तर अपने अध्ययन से दे पाऊंगा? क्या समस्यात्मक बालक में 2 प्रकार के बालक होते हैं, एक तो बिल्कुल कमजोर और एक बहुत ज्यादा होशियार। तो क्या उन प्रकार के बालकों को मैं आसान भाषा में ये टॉपिक समझा सकता हूँ? क्या मैं सभी बच्चों को संतुष्ट कर पाऊंगा इस टॉपिक के अंदर? अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे ना दोस्तों किसी भी विषय के अंदर, किसी भी टॉपिक की, तो दोस्तों आपका एग्जाम केवल मात्र क्रैक नहीं होगा, आप टॉप लेवल के साथ उसको क्रैक करेंगे। मैं खुद की कहानी बताता हूं कि मैंने किस प्रकार से गणित के अंदर टीचर बनने की उपलब्धि हासिल की थी। दोस्तों मुझे गुणा भाग भी नहीं आता था और 1 साल के अंदर मैं गणित का टीचर बन गया। ये सब कुछ इसी तरीके से संभव हुआ क्या था, उसके लिए एक कहानी है छोटी सी, आप सुन लीजिए दोस्तों। देखिए, मैं एक स्कूल के अंदर गया, मुझे वहां पे जॉब की जरूरत थी, तो वहां पे बोला गया कि आपको गणित पढ़ाना है। मैंने हाँ कर दी। जब मैं वहां पे पहले दिन गया तो 9th और 10th को साथ में बैठाया गया था कंबाइन। ठीक है, तो मैंने बोर्ड मास का नियम सीख के गया था। मुझे गुणा भाग भी सही से नहीं आता था, तो मैंने ऐसे ही बोर्ड मास का ऑनलाइन नियम देखा और सीख के चला गया। बच्चों को जब मैंने वहां पे सवाल दिया बोर्ड मास से संबंधित, तब बच्चों ने सही कर दिया, मैंने गलत किया। बच्चे हंसने लगे और जो टॉपर बच्चे थे जिसमें से एक का नाम है मनोहर सिंह, वो गए प्रिंसिपल सर के पास और शिकायत की कि सर को तो पढ़ाना ही नहीं आता। तो प्रिंसिपल सर ने मुझे 7 दिन का टाइम दिया और उस बच्चे को क्या बोला पता है कि सर अभी नए नए हैं तो शायद हिचकिचा रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए। मनोहर सिंह मान गया और जो 7 दिन का वक्त था मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मुझे गुणा भाग नहीं आता तो मैं हार मान लूं और स्कूल छोड़ दूं, लेकिन आप बताइए अगर मैं स्कूल छोड़ दूं तो क्या मैं उस गांव के, मेरे गांव के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है वो गांव, तो क्या उस गांव में कभी वापस जा पाऊंगा? क्या उन लोगों से मैं नज़रें कभी वापस मिला पाऊंगा? बच्चे मुझे किस नज़र से देखेंगे कि इन सर को तो कुछ आता ही नहीं था। और अगर मैं वहां पढ़ाने बैठूं तो मेरी हालत क्या होती? कठिन दौर था मेरे लिए, लेकिन दोस्तों मैंने वो 7 दिन का जो टाइम था उसमें अपनी इज्जत बचाने के लिए रात दिन पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे तैयारी की कि अब जब बच्चे मेरे पे हंसे थे तो सबको पता है कि सर को नहीं आता, तो वो मुझे फंसाने के लिए ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका कोई तुक ही नहीं बैठेगा। मतलब वो अटपटे सवाल पूछेंगे लेकिन मेरी हालत खराब करने वाले हैं। तो मैंने खुद ही वो सवाल निकालने शुरू किए। मुझे पता था कि जैसे मैं 10वीं क्लास में तीसरी प्रश्नावली पढ़ा रहा हूं, तो
सब पहला और दूसरा सवाल सर कराते हैं, तो मुझे पता है बच्चे सीधे मुझे पूछेंगे सर 29वें नंबर का सवाल हल कराओ। क्यों? क्योंकि बच्चे को मेरे को फंसाना था, वो ऐसा करेंगे, ये बच्चों में हमेशा होता है। तो मैंने शुरुआती 29वें सवाल से की कि बच्चों मैं अब आपको 29वें नंबर का सवाल से बताऊंगा कि किस प्रकार से अध्ययन करना है। मैंने अपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया दोस्तों। अब वो मैंने फिर क्या किया, रात रात भर पढ़ना शुरू किया। बस अभी वो तरीका क्या अपनाया वो मैं आगे बताऊंगा। इतना ध्यान दीजिए कि मैंने ये सब कुछ एक चैलेंज की भांति लिया, ये सोच के मैंने फिर रात रात भर पढ़ाई की कि मुझे कल बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए वो मेरे दिमाग में 1000% बैठ गई दोस्तों। और आपके दिलो दिमाग में भी बैठेगी अगर आप पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ोगे, न कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ोगे। अब मैंने जो तरीका अपनाया था वो मैं आगे वाले पॉइंट में आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम जीवन का केवल मात्र हिस्सा है, जीवन नहीं है। मैंने ये लाइन क्यों लिखी, कई बच्चे हुए होते हैं ना, वो एग्जाम के अंदर हतोत्साहित हो जाते हैं और तैयारी नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं मेरे पास कम टाइम है और अगर इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इस वजह से उनकी तैयारी जो है वो विचलित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो आपका एग्जाम है ना, वो जीवन का केवल मात्र हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं है। और जो आप पढ़ोगे वो आप ये सोच के मत जाओ कि मुझे एग्जाम में बैठना है और उस एग्जाम को क्लियर करना है। आप भले ही उस एग्जाम में सिलेक्ट ना हो, लेकिन मेरा ये विश्वास मानिए वो जो पढ़ा हुआ आपका है वो निकट भविष्य में आपके हमेशा काम आएगा। दोस्तों जिस व्यक्ति को गुणा भाग बिल्कुल नहीं आता था, वो आज कोई भी गणित का एग्जाम देता है, अगर उसमें 30 नंबर गणित के होते हैं तो मेरे कभी भी 28-29 से नीचे नहीं आते सवाल। हाँ, सही नहीं होते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 26, 27, 28 सवाल सही किए बिना वापस आ गया हूं। ये सब संभव क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में बस एक था कि मुझे गणित जो है केवल मात्र ज्ञान के उद्देश्य से पढ़नी है, ताकि मैं इसका उपयोग आने वाले समय में कर पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो हमें एग्जाम के अंदर ये डर खत्म कर देना है। तीसरी बात दोस्तों, उसको बताने से पहले मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्टकट तभी लेंगे जब हमें इलाके का पूरा ज्ञान हो। मतलब हमें जो ये लोग कहते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक देख लो, बस ये पढ़ लिया सब काम हो गया। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो इस दुनिया में सबको एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते क्या? सब एपीजे अब्दुल कलाम होते आज की तारीख में। एपीजे अब्दुल कलाम इसीलिए हैं क्योंकि उनका थ्योरी पूरी क्लियर है। मैं आपको ये नहीं कहता कि शॉर्टकट मत अपनाओ, पर शॉर्टकट अपनाने से पहले जो आप शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हो, वो जिस टॉपिक से अपना रहे हो उसका पूरा बेसिक आपको आना चाहिए। मान लो आप एग्जाम के अंदर वो शॉर्ट ट्रिक भूल गए, तब आप उस सवाल को कैसे हल करोगे? ठीक है, इसीलिए हमें पूरा तरीका मालूम होना चाहिए। अपने दिलो दिमाग के अंदर एक बात बैठी हुई होती है, जब हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं ना, तो अपना दिमाग उसको बोझ के तरीके लेता है। आप ये सोचते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन उसको याद करने के लिए जो आपके दिमाग में ताकत लगाई है ना, अगर आप उस पूरी थ्योरी को समझने के लिए ताकत लगाओगे, उसके मुकाबले ये 1000% ज्यादा है दोस्तों। आपका दिमाग परेशान हो जाता है जब आप ऐसी शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हो। हाँ, अगर आपका थ्योरी क्लियर है उसके बाद इसको अपनाओगे तो आपका दिमाग उसको आसानी से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपके दिमाग को सारे सवालों का उत्तर मिलेगा कि ये शॉर्ट ट्रिक किस हिसाब से मिलाई गई है। दोस्तों यकीन मानिए, जिस दिन आप जैसे गणित पढ़ रहे हो और आप ये सवाल करने लग गए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो ये आयत के क्षेत्रफल में ये लंबाई इंटू चौड़ाई ही क्यों होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों नहीं होता? जिस दिन आपके दिलो दिमाग में ये सवाल आना शुरू हो गया कि लंबाई चौड़ाई ही क्यों है, यहाँ पे ऊंचाई क्यों नहीं है, जब आपके दिलो दिमाग में ये सवाल आने शुरू हो गए ना, उस दिन दोस्तों आपका मन गणित के प्रति लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही जब सवाल आप रीजनिंग के प्रति भी करने लग गए ना, तो आपको रीजनिंग बहुत अच्छी लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि शॉर्टकट तभी लेंगे जब हमें इलाके का पूरा ज्ञान हो। मतलब कि जैसे कि ये इलाका है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक लॉन्ग रास्ता है ये वाला, और आप पहली बार आए हो, तो क्या इस शॉर्ट रास्ते के बारे में आपको पता नहीं है? तो किसी दूसरे की बातों में आके आप ये रास्ता लोगे क्या? क्या पता आगे जाके गड्ढा हो, क्या पता आगे जाके 2-3 लोग आपको लूटने के लिए बैठे हो। इसीलिए शॉर्ट तभी लो जब आपको उस इलाके का पूरा ज्ञान हो। तो ये 3 बातें आपको दिलो दिमाग में फिट कर लेनी है। अगर ये बातें फिट हो गई हैं तो अब हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा नियम है सही समय का निर्धारण करना। मतलब कि
हमें रीजनिंग को पढ़ने के लिए कौन सा समय सही होगा, ये पहचान करनी आनी जरूरी है। तो दोस्तों मेरे को एक बात का उत्तर दीजिए, ये मत देखिए आप, मेरे को एक बात का उत्तर दीजिए कि हम कसरत कब करते हैं? सुबह करते हैं ना? शाम को क्यों नहीं करते? दोपहर को क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता है कि कसरत का सबसे ज्यादा लाभ कब होगा, जब सुबह सुबह हम कसरत करेंगे। तो वैसे ही दोस्तों दो ही विषय हैं जिनको करने से हमारे दिमाग की कसरत होती है, एक तो है दोस्तों रीजनिंग और एक है दोस्तों गणित। ये हमारे दिमाग, इनके सवालों को जब आप हल करोगे ना तो आपके दिमाग की कसरत होती है, आपकी दिमाग की क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो फिर आपको दिमाग की क्षमता बढ़ानी है तो फिर उनको सुबह सुबह करेंगे, हम सुबह सुबह ही करेंगे ना। आप बुरा मत मानना अगर आपको दूसरी विषय से आप संबंध रखते हैं, तो बाकी विषयों में क्या है, हमें याद करना पड़ता है, और जब हम याद करते हैं तो आपके दिमाग पे बोझ बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे क्या है, हर पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हमारा दिमाग जो है ना उलझन में पड़ जाता है, और इससे हमारे दिमाग की जो क्षमता है ना वो क्षीण होती जाती है, कमजोर होती जाती है। और उस कमजोर होती हुई क्षमता को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि आप दिमाग की कसरत करो, यानी कि आप रीजनिंग और गणित को पढ़ो। और कब पढ़ो? सुबह सुबह पढ़ो। अच्छा तो यह है कि जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी इसको नियमित हिस्सा बना लो कि आपको हर सुबह आधा घंटा तो कम से कम रीजनिंग और गणित के सवाल को हल करना ही है, दिमागी कसरत के तौर पे। अब सही समय कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों 5 बजे से लेकर 8 बजे का पढ़ने के लिए रीजनिंग और गणित को। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है वो 4 से लेकर 8 के बीच का होता है। और 4 बजे अगर आप उठते हैं तो 4 से 5 के बीच में आप दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, और फिर 5 से लेकर 8 बजे के बीच में आप आराम से रीजनिंग और गणित के जो सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ही सबसे बेस्ट टाइम है और इसी को फॉलो कीजिए दोस्तों। आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। अगर आप रात को लेट फोन में मूवी देखने के लिए या इंस्टाग्राम चलाने के लिए अगर आप समय दे सकते हैं तो जल्दी सो जाइए। अगर जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठेंगे तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, एक तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपका चेहरा पूरे दिन खिला हुआ रहेगा दोस्तों। ठीक है, वैसे आपका ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे अभी देर रात हो गई है, लगभग 1 बजे का समय हो रखा है, तो मेरे लिए ये बात अभी लागू नहीं हो पाएगी। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि जल्दी सो जाइए, बाकी आपका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आवाज़ ना आए इसलिए मुझे रात को जागना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चौथे नियम की तरफ, और आशा करता हूँ कि तीसरा जो नियम है आपके दिलो दिमाग में बैठ चुका होगा। दोस्तों चौथे नंबर का पॉइंट है पढ़ने का तरीका। ये हर व्यक्ति का एक अलग अलग हो सकता है। मैं इस वीडियो में अपना तरीका बताऊंगा जिसको अपनाकर मैंने गणित विषय को तैयार किया था। मुझे गुणा भाग भी नहीं आते थे, और वहां से फिर मैंने गणित को मजबूती के साथ तैयार किया और उसका टीचर भी बन गया 1 साल के अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या तरीका अपनाया कि मैंने कठिन से सरल की तरफ गया। मैंने सरल से कठिन वाला तरीका ना अपना के विशिष्ट सामान्य की तरफ गया। मैं कठिन से कठिन सवाल उठाता था, जैसे कि प्रश्नावली 3 के अंदर 10वीं क्लास के 29वें नंबर का सवाल पहले उठाता था, ना कि पहला, और फिर उसको हल करता था। हल करते हुए ये देखता था कि ये सवाल मुझसे हल क्यों नहीं हो रहा। तब पता लगता था कि इसको सीखने के लिए 5 और टॉपिक आपको आने जरूरी है, और उस 5 टॉपिक में से मुझे पता लगता था कि 2 टॉपिक तो मेरे को आते हैं लेकिन 3 टॉपिक मुझे नहीं आते। तो फिर मैं उन 3 टॉपिक को सीखने की तरफ कदम बढ़ाता था। इससे क्या होता था कि इस सवाल के बदले में मुझे ये 5 टॉपिक और सीखने को मिल जाते थे। फिर पता लगता था कि ये टॉपिक तो 10वीं क्लास की बुक में है, तो ये तो क्लियर हो जाता था फिर, लेकिन ये 2 जो टॉपिक है 10वीं क्लास की बुक में नहीं है, तो मैं 9th की बुक उठाता था। 9th की बुक उठाते हुए पता लगता था कि एक टॉपिक तो इससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक टॉपिक जो है उसको सीखने के लिए भी 4 बातें आनी जरूरी है। और ठीक है, तो उन 4 बातों में से कुछ बातें ऐसी जो 8वीं की बुक में मिलेगी, कुछ बातें 7वीं की बुक में मिलेगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं 5वीं की बुक उठा के भी वो टॉपिक सीख लेता था, और इस एक सवाल की वजह से मेरे लगभग 20 से 30 टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाते थे। और विश्वास मानिए दोस्तों, मैंने 5वीं और चौथे क्लास की बुक को भी पढ़ा है गणित के अंदर उस 1 साल में, ताकि मेरा बेसिक मजबूत हो जाए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, इसका एक साइकोलॉजी में भी फर्क पड़ता है जो शायद कई लोग नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए बता रहा हूं। जब हम कठिन से सरल की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, मान लो मैंने कोई कठिन सवाल उठाया, तो आपके दिमाग में अगर वो हल नहीं होगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में एक बात आएगी, यार ये तो बहुत कठिन सवाल है,
इसलिए टाइम तो लगेगा ही ना, पहली बार में थोड़ा ही होगा। अगर पहली बार में हो जाता तो ये सरल होता, मतलब आपका दिमाग इसको बोझ के तौर पे नहीं लेगा। और जब ये हल हो जाएगा तो उसके बाद ही आपके दिमाग क्या महसूस करेगा, इतना कठिन सवाल जब हो गया तो बाकी तो फिर सरल है, मतलब आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो गया। लेकिन इसके उलट अगर आपने कोई सरल से कठिन की तरफ हम जब जाते हैं, तब अपना दिमाग क्या सोचता है, अगर ये सामान्य तौर पे चलता गया कि सरल से आपके सब सवाल हल होते गए, जो बहुत मुश्किल है, तब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप सरल सवाल में अटक गए, तब जब यहाँ पे जो विचार आपके दिमाग ने सोचा था उसका उलट यहाँ पे सोचेगा। क्या सोचेगा वो, अरे यार सरल सवाल में अगर मैं अटक जाता हूं तब कठिन सवाल में मेरा क्या हाल होगा, मतलब ये टॉपिक तो मेरे बस का नहीं है। और यही हम सबके साथ होता है, जब हम कोई टॉपिक उठाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है ना, तब हमें ये लगता है कि अंगूर तो खट्टे हैं। इसीलिए हमेशा सरल टॉपिक से शुरू ना करें। कठिन टॉपिक से शुरू करने से हमारे दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी बन जाती है कि तो टॉपिक वास्तव में कठिन है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जिनको खाली है ना खाना पूर्ति करनी है। सरल टॉपिक वो लोग क्या करते हैं पता है, पढ़ने के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं, इसलिए वो पहले सरल टॉपिक उठाते हैं। जैसे 5 टॉपिक हैं, उसमें से चौथा टॉपिक सबसे सरल है तो पहले इसी को पढ़ेंगे वो। ऐसा नहीं करना दोस्तों, इसका भी एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ या फिर स्टार्ट से शुरू करें, बीच से नहीं। मतलब सरल टॉपिक से शुरू नहीं करना है और हमें हमेशा शुरुआत से पढ़ना है, बीच में से नहीं पढ़ना है। जैसे कि हमेशा पहला टॉपिक पहले उठाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसका साइकोलॉजी में फर्क पड़ता है। वो कैसे, देखिए, मान लो कि मैं पहला दूसरा मिस करके तीसरे से पढ़ना शुरू करता हूं, तो ये एक मूवी की बात है। जैसे कोई मूवी चल रही है, 2 घंटे की मूवी है और आप सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंचे हो, ठीक है, फिर भी आप उस मूवी में मन नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा अरे यार 2 मिनट में क्या हुआ होगा। ऐसे ही आपके दिमाग में जब आप तीसरे टॉपिक से शुरू करोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि यार पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और आपकी तैयारी में वो बाधा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। और हमें बाधा नहीं चाहिए, इसीलिए सरल टॉपिक से शुरू मत कीजिए और हमेशा स्टार्ट से शुरू कीजिए। पहला टॉपिक पहले और दूसरा टॉपिक उसके बाद, फिर तीसरा, फिर चौथा। और कभी भी उल्टा स्टार्ट मत कीजिए कि 15वां, 14वां, 13वां, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। और जब सवालों में करो तो कठिन सवालों को पहले करो और सरल सवालों को बाद में करो। ये मेरी खुद की सोच है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और दोस्तों, बेसिक क्लियर होने पे ही उस टॉपिक के प्रश्न हल करें। कई लोगों की आदत होती है, वीडियो देखते हैं जिसमें मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है, वो कई लोग आजकल बना देते हैं, उनको बेसिक तो वो खुद क्लियर करवाते नहीं है, क्योंकि आजकल हिट चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, प्रश्न देख के और उन्हीं के आधार पे सवाल के उत्तर देखना पसंद करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं तो महाराणा प्रताप के खाली मॉडल पेपर देखेंगे, महाराणा प्रताप की थ्योरी तो पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग उलझनों से भर जाएगा। हमेशा बेसिक क्लियर होने के बाद ही उस टॉपिक के प्रश्न को हल करें दोस्तों। इसका मैं इफेक्ट बताता हूँ। आपके दिमाग को जब आप कोई चीज़ देते हो ना, तो आपका दिमाग उसको पूरा ऐसे कनेक्ट करने का सोचता है। जैसे कि मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, मेरे पिताजी का नाम जबर सिंह है, तो मेरा दिमाग अपने आप कनेक्ट कर लेता है कि उनका नाम क्या है, ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी माताजी का क्या नाम है, वो मेरे दिमाग में अपने आप चल जाता है। और जब आप किसी नए व्यक्ति को देखते हो तो आपका दिमाग, भले ही वो चेहरा जाना पहचाना लगता है ना, तब आपका दिमाग पूरा सोचने लगता है ये व्यक्ति कौन है। जबकि आप नहीं चाहते तब भी आपका दिमाग बार बार घूमता है। आप भीड़ में किसी व्यक्ति को देखते हो जिसका चेहरा आपने पहचाना हुआ है, तो आपका दिमाग उसको ढूंढता ही रहता है, ये कौन है यार, मैंने इसको कहाँ देखा था, जबकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग मेहनत करता है जो पीछे आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए हमेशा दोस्तों शॉर्टकट मत कीजिए, और जब बेसिक क्लियर हो तभी प्रश्नों को उठाइए। एक और बात दोस्तों, कि जब आप टेस्ट सीरीज हल करते हैं ना, तब आपको एक साथ टेस्ट सीरीज हल नहीं करनी है। जैसे आपने कोई एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को पूरा आपने क्लियर कर लिया अरिहंत की पुस्तक से, ठीक है, उसके पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं वो भी आपने हल कर दिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए, और उसमें उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी सवाल है ना, उनकी पहचान कीजिए कि आपको वास्तव में, आपने अगर थ्योरी सही से क्लियर की है तो आपको पहचान करनी आएगी, और पहचान करने के बाद उनको हल कीजिए। ऐसे करना है, एक साथ मॉडल पेपर हल नहीं करना है। इससे तो क्या होगा कि फिर आप कब सारे टॉपिक क्लियर करोगे और फिर मॉडल पेपर हल करोगे, तो ऐसे काम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो एक ये था, और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, 2-3 टेस्ट सीरीज ला सकते हो लास्ट में, जब आपका
सारा कुछ क्लियर हो जाए तो फिर 2-3 जब टेस्ट सीरीज लाओगे तो उसमें एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है हमारा 5वां पॉइंट। दोस्तों 5वां नियम है नोट्स के नियम। दोस्तों इस नियमों के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, ये तो आप खुद जानते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में और इस टॉपिक में आपको यही बताना चाहता हूं कि किसी और के नोट्स हमें नहीं पढ़ने हैं, बस। क्यों? देखिए, जैसे अरिहंत की पुस्तक है, तो अरिहंत की पुस्तक में थ्योरी क्या कर रखी है, विस्तारित दे रखी है। तो आपका दोस्त क्या करता है, अपने नोट्स के अंदर शॉर्ट करते हुए इससे मुख्य मुख्य बातों को शामिल करके अपने नोट्स बनाता है, या फिर अपनी कोचिंग क्लास के अंदर जो सर पढ़ाते हैं उसमें से मुख्य पॉइंट लेके अपने नोट्स बनाता है। आप क्या करते हो, उसके नोट्स लेके आ जाते हो और उसको पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। एक तो उसने ये नोट्स अपने हिसाब से बनाए, दूसरी बात कि इसने शॉर्ट ले रखा है, क्योंकि उसको तो थ्योरी समझ में आ रखी है, इसलिए उसने सिर्फ मेन पॉइंट ले रखे हैं। अब आप अपनी थ्योरी कैसे क्लियर करोगे अगर इस नोट्स को पढ़ोगे तो, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो क्या आप उसको बार बार कॉल करोगे, क्या नहीं करोगे ना, ठीक है। उसके अलावा एक और बात होती है कि नोट्स जब आप उसके पढ़ोगे तब आपका केवल पढ़ने वाला भाग ही काम करेगा, क्योंकि कहते हैं कि अधिगम यानी कि सीखना बेस्ट कब होता है, जब सभी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना साथ साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हो, ये वाला तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लिखना वाला तो नहीं हो रहा ना। तो अगर आप खुद की नोट्स बनाओगे, हाँ, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपके दोस्त की जो नोट्स हैं उनको सहायक रूप में शामिल कर लो, इससे भी मुख्य मुख्य बातें उठा के आपके नोट्स में शामिल करो। तब आप क्या करोगे, अरिहंत की पुस्तक भी पढ़ोगे और आपके दोस्त के नोट्स भी पढ़ोगे, तो पढ़ना वाला तो और भी बेस्ट हो जाएगा और लिखना वाला भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप किसी और को बोल के सुना भी सकते हो, दूसरों की बातें सुन भी सकते हो, तो आपकी चारों चीजें हो जाएगी और आपका अधिगम बेहतर तरीके का हो जाएगा। और जब आप इससे भी मुख्य पॉइंट उठाओगे, अरिहंत से भी उठाओगे, तब आपका नोट्स जो है ना, आपके दोस्त के नोट्स से एडवांस लेवल का हो जाएगा दोस्तों। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि किसी और के नोट्स मत बनाइए, ये जहर के समान होते हैं, ठीक है। ये बताना बहुत जरूरी था और इसीलिए मैंने 5वें पॉइंट के तौर पे इसको रखा। तो दोस्तों यही पॉइंट थे जिनको अपनाकर आप अपने रीजनिंग को बेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। एक और बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल MB ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो सपोर्ट दिखाइए, आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। जल्दी हम आपके लिए रीजनिंग की क्लासेज लेके आ रहे हैं, जहां पर आपको जीरो से सिखाएंगे बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम आपका इश्यू नहीं आने दूंगा, मैं ये दावा करता हूं, ठीक है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है जय माता दी, तो अब विदाई लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।